देखा कि एनवायरनमेंट का सेक्शन कंप्लीट कर दिया गया था विद एमसीक्यूज, तो होपफुली आपका अच्छा रहा होगा। आज हम शॉर्ट्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला हम शॉर्ट लेने जा रहे हैं वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना है, इस बार का बड़ा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट का शॉर्ट्स। देखो, इंदौर, ठीक है, और उदयपुर दोनों आपको पता ही है। एक राजस्थान की सिटी है, एक आपका मध्य प्रदेश की सिटी है। पहली ऐसी दो इंडियन सिटीज हैं जिसको कि ग्लोबली लिस्ट करा गया है वेटलैंड सिटीज के रूप में अंडर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ध्यान रखना, पहली ऐसी दो इंडियन सिटीज के अगर नाम पूछ लें कि जिनको ग्लोबल लिस्ट में डाला हो एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज में, तो क्या नाम लिख कर आओगे? इंदौर और उदयपुर, ठीक है। इंदौर में क्यों? क्योंकि इंदौर के अंदर सिरपुर लेक है, वो रामसर साइट ऑलरेडी थी, तो रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई यहाँ पर वाटर बॉडी बर्ड कॉन्ग्रेशन होता है। यहाँ पर जब भी वाटर बर्ड आती हैं यहाँ पर और मिलती हैं, और यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी क्रिएट हो जाती है। उदयपुर में भी ना 5 वो ना मेजर वेटलैंड से सराउंडेड है उदयपुर, जैसे है पिचोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है, दुधू तलाई है। ये सारे के सारे ना इस पूरे वेटलैंड्स के आसपास जो है वो सराउंडेड है। इसी वजह से यहाँ पर ये ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन के बारे में बात कर रहा है कि ये वॉलंटरी एक्रीडिएशन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? वॉलंटरी एक्रीडिएशन सिस्टम है, जो कि अपॉर्चुनिटी देता है सिटीज को दैट वैल्यू देयर नेचुरल और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। यहाँ पर क्या कह रहा है? वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं कि जब भी अगर किसी भी सिटी को इस एक्रीडिएशन के अंदर डाल दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उस सिटी में कुछ अलग सा, मतलब ऐसा कुछ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि उस सिटी में कुछ ऐसी नेचुरल, कुछ ऐसी ह्यूमन मेड वेटलैंड वाली बात है, और वो पॉजिटिव एफर्ट वहाँ पर लगाए जाने ताकि वो पब्लिसाइज किया जा सके। अब ये करा कब गया था? वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन बनाया कब गया है? तो इसको ना COP 12 चल रहा था रामसर कन्वेंशन का, और उरुग्वे में, वहां पे इसको अप्रूव करा गया। 6 साल के लिए ये वैलिड होता है, और हर उसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो 6 क्राइटेरिया के बेसिस पर WCA को लिस्ट किया जाता है। ध्यान रखना, वर्ल्ड वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन को क्राइटेरिया, कौन कौन क्राइटेरिया से इनलिस्ट किया जाता है देखते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की लिस्ट बनाते हैं ना, उसका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, इसमें सारी की सारी रामसर साइट्स के बारे में लिखा होता है, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विसेज सारी की सारी लिखी हुई होती हैं। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि वेटलैंड कंजर्वेशन कैसे करना है, इकोसिस्टम सर्विस प्रोटेक्शन के मेजर्स को कैसे अडॉप्ट करना है, वो है। क्राइटेरिया 3 है वेटलैंड रिस्टोरेशन को इम्प्लीमेंट करना। क्राइटेरिया 4 है कि वेटलैंड प्लानिंग को क्रिएट करना। क्राइटेरिया 5 है कि पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करना। छठा क्राइटेरिया है लोकल कम्युनिटीज फॉर वेटलैंड मैनेजमेंट करना। यानी ये 6 तरीके से क्या करा गया है, WCA को इंलिस्ट करा जाता है। सबसे पहले रामसर की साइट जब भी देखी जाती है तो देखा जाता है कि सिटी के ये पार्ट में आ रही है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, या कोई यहाँ पर कुछ ऐसी नेचुरल बॉडी है जो खराब ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले उसको देखा जाता है। अब उसको बचाने के लिए तरीके ढूंढे जाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसके लिए प्लानिंग पूरी की जाती है कि इसको अर्बन लैंड यूज डिसीजन से इसको कैसे इंटीग्रेट करा जाए कि वेटलैंड या पर्टिकुलर चीज़ खराब ना हो। समझ रहे हो? तो आप देखो, आप जानते ही हो बेसिकली जो वेटलैंड डे है वो हर साल आपको पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे, आप जानते हो। अब वेटलैंड की अगर बात आ गई है, तो वेटलैंड बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा इलाका जहाँ पर ना वाटर कवर द सॉइल या नियर द सर्फ सॉइल ऐसा कुछ बना हुआ है। तो वेटलैंड बेसिकली एक ऐसा इलाका जो हमेशा वेट रहता है, बड़ा दलदल सी जमीन, जैसे मार्श है ना, ऐसे इलाकों को हम वेटलैंड का नाम दे देते हैं। यानी जहाँ पे लैंड बेसिकली, अगर हम इसको और डिटेल में देखें, तो 1971 में आप जानते ही हो रामसर कन्वेंशन हुई थी, उसी के तहत आपको पता है रामसर वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो वेटलैंड एक ऐसा इलाका जहाँ प्राइमरी जो फैक्टर है वो है पानी, जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, उसी की वजह से प्लांट और एनिमल की लाइफ भी एसोसिएटेड है। तो वेटलैंड को बोला जाता है एक ऐसा लैंड जो ना एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच में आता है, जहाँ पर वाटर टेबल जो है यूजुअली एट और नियर द सरफेस होती है। समझ में आ रहा है? यानी जहाँ आप कह लो कि शेलो वाटर है, तो लैंड और जो आपके टेरेस्ट्रियल यानी एक्वेटिक के बीच में जो सिस्टम, इकोसिस्टम क्रिएट होता है, उसी को वेटलैंड कहा जाता है। चाहे वो देखो वेटलैंड में कोस्टल वेटलैंड आए, शैलो लैंड आए, मार्शेज आए, स्वैम्प्स आए, एस्चुरीज आए, ये सारी की सारी वेटलैंड ही होती हैं।
अब वेटलैंड को के लिए इतना ज़्यादा क्यों परेशान है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसका कारण है क्योंकि ना देखो सभी चाहते हैं कि प्रमोट हो कंजर्वेशन, और ना अर्बन और पेरी अर्बन जो वेटलैंड्स हैं जितने भी आपके, उनको सस्टेनेबल और सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट लोकल पॉपुलेशन को देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐसी बात आ जाती है कि इन ऐसे एरियाज को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। अब पेरी अर्बन वेट एरिया क्या होता है, जो वही है रूरल और अर्बन के बीच के जो इलाके होते हैं जहाँ पर रूरल सेटिंग भी है, रैपिड माइग्रेशन भी है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी है। ठीक है, ऐसे इलाकों को आप समझ लो कि पेरी अर्बन वेटलैंड जैसा कुछ समझ लो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब पेरी अर्बन वेटलैंड में यानी कि अब देखो ये भी एक बात है कि कुछ ऐसे इलाके जो कि सिटी और टाउन के बीच के हैं, अब इन इलाकों को भी बचाना बहुत जरूरी जरूरी होता है, जैसे उनकी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना, वाटर प्योरिफिकेशन करना, फ्लड को कंट्रोल करना। तो पेरी अर्बन वेटलैंड्स को भी बचाने के लिए ये वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन का प्रोग्राम चलाना जरूरी था। अब हेल्प एंड इम्प्लीमेंटेशन, अब देखो अगर ये हम कर ले जाते हैं वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन से, ये फायदा होगा कि इससे हमारा जो अमृत धरोहर इनिशिएटिव था ना, जो मिनिस्ट्री ने चलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने चलाया था, उसके तहत भी हमें ये चलाना बहुत ज़रूरी था। अमृत धरोहर जो स्कीम थी गाइस, ये आपकी यूनियन गवर्नमेंट लेकर आई थी 2023 में, अगर आपको याद हो, ताकि हम वेटलैंड को यूज़ करना जो भी होता है उसको इम्प्रूव कर पाएँ। इस स्कीम का पूरा एम है कि हम ना यूनिक जो वैल्यू रामसर साइट्स की होती है उसको कंजर्व कर पाएँ, लोकल लोगों का लाइवलीहुड बचा पाएँ, टूरिज्म को, नेचुरल सब टूरिज्म को सपोर्ट कर पाएँ, स्पीशीज हैबिटेट को कंजर्व कर पाएँ, ठीक है, कार्बन कंटेंट को असेस कर पाएँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाएँ। ये सारी की सारी यहाँ पर बेसिकली किया गया था। ठीक है, समझ गए आप यहाँ सारा का सारा क्राइटेरिया। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट शॉर्ट पे हम चलते हैं, जिसमें नाम यहाँ पर क्या आ रहा है नेक्स्ट शॉर्ट का, 4 मोर वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड करा गया है। क्या करा गया है, 4 आपके बेसिकली वेटलैंड्स को कहाँ इंक्लूड करा गया है, रामसर कन्वेंशन में। बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, ध्यान से सुनते जाओ। दिस हैज इंक्रीज द टेली, पहले 85 थे, ठीक है, अभी 4 और बढ़ गए हैं, तो टोटल 89 आपके वेटलैंड भारत के हो गए हैं, हाईएस्ट इन एशिया, और थर्ड हम ग्लोबली हमारे रामसर कन्वेंशन में हमारी साइट्स आ गई हैं। वेटलैंड जो ऐड किए गए हैं वो तमिलनाडु, सिक्किम और झारखंड से किए गए हैं। तमिलनाडु इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्टेट है जिसमें 20 रामसर साइट है, और सिक्किम एंड झारखंड ऐसा पहले राज्य हैं जिनकी पहली बार रामसर साइट ऐड हुई है। समझ में आ गई। अब हम देखते हैं वो कौन सी 4 ऐड हुई हैं, उसके नाम समझते हैं न्यू रामसर साइट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, प्लीज मार्क माय वर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या है, सकारा कोटई बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है। इसकी जो लोकेशन है वो गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास की है, ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि सक्कर कोटाई जो टैंक है इसको 1321 में यानी 1321 एडी के दौरान इसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बनाया गया था। यहाँ पर पेंटेड स्टॉक ब्लैक हेडेड इबिस जो होती है वो यहाँ के इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं। तो ध्यान रखना ये गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में है, नियर वहीं पड़ती है आसपास, और इसका टैंक बना था, इसीलिए इसका सक्कर कोटाई टैंक के नाम से तमिलनाडु में ये जानी जाती है। अच्छा, एक और तमिलनाडु की साइट है जो गल्फ ऑफ मन्नार के पास है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे पड़ती है, जहाँ पर बबुल ट्री बहुत है और ये ब्लैक हेडेड इब्लिस वगैरह मिलते हैं। इसको कहते हैं तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी। क्या कहते हैं इसको, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी भी तमिलनाडु का ही पार्ट है। दूसरी यहाँ पर है आपकी किचियोपुलरी वेटलैंड, यानी इसको विशिंग लेक भी बोलते हैं। यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे जो चला जाता है उसकी विश जो होती है, यानी जो उसकी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। इसको हेवन ऑफ पद्म संभवा भी कहते हैं। सर्क टाइप लैंग टाइप वेटलैंड है ये, और ये मानी जाती है बुद्धिस्ट और हिंदूज द्वारा बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। ठीक है, उधवा लेक जो है वो झारखंड की है। सेंट उद्धवा फ्रॉम जो महाभारता से बिलोंग करते थे, जो फ्रेंड होते थे लॉर्ड कृष्ण के उद्धव, उनके नाम से झारखंड की साइट बनाई गई है। इसको याद रखना, डिक्लेयर किया गया है एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया की तरह भी डिक्लेयर उद्धवा लेक को किया गया है। सेंचुरी के पास 2 वाटर बॉडीज हैं, पथुरन एंड बरहेल। यहीं पे हाउस स्विफ्ट, फिशिंग ईगल्स, ब्राह्मणी काइट रहते हैं। समझ में आया यहाँ तक की सारी कहानी।
ये किसके नाम पर है? सेंट उद्धव के नाम पर झारखंड में ये लेक को हमने वेटलैंड साइट का पार्ट ये बन गई है। विशिंग लेक याद रहेगी, कच्चियोपल्लरी वेटलैंड इसको बोलते हैं। ठीक है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की अगर बात की जाए तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है रामसर 1971, और 1971 में ये फोर्स में आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम ना नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट से वाइजली वेटलैंड को यूज करना शुरू करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट, जैसा मैंने आपको कहा, मनाया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इनलैंड मैनग्रोव ऑफ गुनरी के बारे में बात करेंगे। गुजरात में ये इनलैंड मैनग्रोव को, गुनरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ में, इसको बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। याद रखना, गुजरात का ये पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट माना जा रहा है। ठीक है। और इसको बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत ही इसको बनाया गया है। अब इनलैंड जो मैनग्रोव गुनरी है, ये एक तरह का 45 किलोमीटर का मैनग्रोव ग्रो करा गया है अरेबियन सी और कोरी क्रीक के। 45 किलोमीटर फ्रॉम अरेबियन सी और 4 किलोमीटर फ्रॉम कोरी क्रीक से। रेयर इनलैंड इकोसिस्टम है यहाँ पर। कन्वेंशनल, अनलाइक कन्वेंशनल मैनग्रोव सिस्टम, दिस साइट डज नॉट रिसीव टाइडल वाटर इनफ्लो। ठीक है। मडी है बहुत ज़्यादा, और इट इज़ रिपोर्टेडली वन ऑफ ओनली 8 ऑफ इट्स काइंड अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा आपको देखने को मिलता है। एरिया हाउस है, उसमें 20 माइग्रेटरी और 25 रेसिडेंट इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब आपको सवाल ये आना चाहिए, ये तो चलो न्यूज़ की बात हुई, अब आप सवाल ये करो कि मैनग्रोव क्या होता है, मैनग्रोव वेटलैंड्स कैसे होते हैं। देखो, जो मैनग्रोव होता है ना, वो एक तरह का कोस्टल वेटलैंड है। कैसा है? कोस्टल वेटलैंड है, इकोसिस्टम है, जहाँ पर सॉल्ट टॉलरेंट होती है। यानी यहाँ पे ट्री है, श्रब्स हैं जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं, है ना। यानी फ्रेश वाटर जब भी सॉल्ट वाटर में मिलता है, ऑफन इन एस्चुरीज में मिलता है। अब याद रखो, जो ये मैनग्रोव्स है ना, ये टिपिकल आपके तरह के कोस्टल वेटलैंड होते हैं। यहाँ पर आप समझो ज़्यादातर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पर? सॉल्ट टॉलरेंट ट्री मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, ज़्यादातर ये एस्चुरी लगून्स में मिलते हैं। ठीक है। मैनग्रोव्स क्यों इंपॉर्टेंट है समझना है। मैनग्रोव्स आपके ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है। ध्यान रखना इस बात को कि मैनग्रोव्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि हार्श कंडीशन जो ब्रैकिश या सेलाइन टाइडल वाटर होता है, वहाँ पर ये इस तरह का क्लाइमेट या हार्श कंडीशन आपको देखने को मिलती है। मैनग्रोव देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई मैनग्रोव्स आर इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये किसी भी कोस्टल एरिया की को प्रोटेक्ट करते हैं किसी स्टॉर्म से, सुनामी से, इरोजन से। मैनग्रोव फॉरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है, फिश हैं, क्रैब्स हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स रहते हैं। और मैनग्रोव के लिए ध्यान रखना, एक फिल्टर पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। ये सेडिमेंट्स को ट्रैप करते हैं, कोस्टल एरिया की पानी की क्वालिटी को मजबूत करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वाटर क्वालिटी को भी कोस्टल एरिया के इम्प्रूव करते हैं। और ध्यान रखना, बहुत सारी जो आसपास की लोकल कम्युनिटीज़ का फिश है, वुड है, ये सब यहीं से मैनग्रोव से आता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमने गुजरात वाला ये मैनग्रोव पढ़ा है, इसको क्यों बनाया जा रहा है, आपको समझ में यहाँ से बात आ ही रही होगी कि कितना इंपॉर्टेंट था ये, है ना, इनलैंड में। अब इनलैंड जो वाला बात आती है ना कि भाई इनलैंड मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है। इनलैंड मैनग्रोव इकोसिस्टम वो है जो ना डायरेक्ट कोस्टल या किसी एस्चुरी से थोड़ा दूर होता है। ज़्यादातर एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे लिमिटेड या कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन ना हो सी से। समझ में आ गया इंडियन मैनग्रोव्स क्या होते हैं? वो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो एग्जिस्ट तो करते हैं एरिया में, लेकिन वो डायरेक्टली किसी सी या एस्चुरी से कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे कच्छ गुजरात है ना, ये सारे के सारे इनलैंड मैनग्रोव का पार्ट है। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज को अगर हम चाहते हैं कि वो सही रहे, तो इसलिए इसको किया गया है। तो ध्यान रखना, जो आपका इनलैंड मैंग्रोव ऑफ दिस पर्टिकुलर जगह है, जो ये गुनरी, ये विलेज है, ऐसा पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है हमारी गुजरात की। नेचुरल इनलैंड मैंग्रोव है, ठीक है ना। और इसमें आपका लास्ट रिमेन्स ऑफ इनलैंड मैंग्रोव इंडिया, भारत के, आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान रखना कि लाइमस्टोन वगैरह प्रोवाइड करता है ये, कॉन्टिन्यूस यहाँ ग्राउंड वाटर का फ्लो रहता है। ठीक है।
ये चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखनी है। मूव टू दी नेक्स्ट प्रोग्राम, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के बारे में। देखो जो C40 सिटीज़ है ना, एंड यूएन हैबिटेट ने अभी लैंडमार्क पार्टनरशिप अनाउंस करी है ताकि अर्बन प्लानिंग को और अच्छे से किया जा सके। तो इसको करने के लिए अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर्स को लॉन्च करा है ताकि वो इमिशंस को 25% तक 2050 तक कट कर दें, वाइल प्रमोटिंग सेफर, फेयर एंड इंक्लूसिव अर्बन स्पेसेस को प्रमोट करते हुए। यूएन हैबिटेट को 1978 में लाया गया था, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ताकि सोशली इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज़ को प्रमोट किया जा सके। और इसका जो इनिशिएटिव है न्यू अर्बन एजेंडा, ताकि सिटीज़ को और ज़्यादा इंक्लूसिव सेफ बनाया जा सके। इसी में ध्यान रखना, एक C40 करके एक मामला आता है। क्या आता है? C40। C40 का मतलब क्या है समझते हैं। C40 सिटीज़ क्या होती हैं? देखो C40 ना एक ग्लोबल नेटवर्क्स के साथ ही बनाया गया है बेसिकली, ये है ना। अब C40 जो क्लाइमेट सिटी लीडरशिप है, ये ग्रुप है 96 सिटीज़ का, दैट रिप्रेजेंट 1/12 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 1/4 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को ये दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं C40 के बारे में, ग्लोबल नेटवर्क तो है, इसमें नियरली 100 मेयर्स हैं वर्ल्ड के लीडिंग सिटीज़ का, और ये ना कोई भी अगर क्लाइमेट क्राइसिस होता है तो ये कन्फ्रंट करते हैं। 6 इंडियन सिटीज़ भी हैं इसमें जो C40 का पार्ट है, ये ध्यान रखना आप मेरी बात का। इसमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, ये 6 की 6 जो सिटीज़ हैं वो C40 सिटीज़ का पार्ट मानी जाती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है ये, ठीक है। C40 की जो समिट थी ना, वर्ल्ड मेयर समिट थी, वो अक्टूबर 2019 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी। तो ये कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे जो सिटी लीडर्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो अपने आइडियाज़ या ग्रीन अर्बन डेवलपमेंट पे बात करते हैं, ठीक है। ये सारी इसमें बात चलती है। एंड C40 जो समिट है, ये वॉज स्टार्टेड इन 2005 से शुरू हो गई थी, ठीक है। 2019 में भी इसकी समिट मैंने आपको बताई दी है। और इसमें इट कनेक्ट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी। ये भी ध्यान रखिएगा, जो C40 है ना, इसका इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं बेसिकली वो कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, और साथ ही लंदन यूके में इसके ऑफिसेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया वाई दिस ग्रुप इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दिस ग्रुप इज अंडर क्लाइमेट स्ट्रैटेजीज की, जब भी कोई क्लाइमेट टारगेट्स फुलफिल करने हो तो ये उसके लिए प्लान करते हैं, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। एग्री एनबी सैप्स के बारे में पढ़ेंगे। यूएन का जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है ना इन रोम, उसमें ना क्या हुआ था, COP16.2, ये ना कोलंबिया में, रोम में बिल्ड हुआ ऑन COP16 मोमेंटम इन कोलंबिया ओनली। अब जो फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ना एग्री करके, नेम्बी साहब करके कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ नया कुछ क्रिएट करा। ये इसलिए क्रिएट करा जा रहा है ताकि ना एग्री फूड सिस्टम को इंटीग्रेट करना है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज के साथ, ताकि जितनी भी स्टेजेस हैं फूड प्रोडक्शन की, फ्रॉम फार्म टू वर्क, वो काम कर पाए। तो कंट्रीज जो भी फ्रेम कर रही हैं, है ना, जिनका काम ये है कि विच एम्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030, उसी के लिए ये सारी रिफॉर्म ली जा रही हैं कि कैसे हमें ना अब ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना है एनिमल एग्रीकल्चर, ठीक है, बिकॉज उससे लैंड यूज़ और ये सब की बायोडाइवर्सिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है? प्लांट बेस्ड डाइट्स खानी है। क्या खानी है? प्लांट बेस्ड डाइट्स खानी है। नेचुरल फ्रेंडली फार्मिंग करनी है, मोनोकल्चर से बचना है कि पता चला जी आलू उगाए जा रहे हैं, खाली खाली वीट उगाए जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, पॉलीकल्चर करना है ताकि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिले, और नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हम होल इकोसिस्टम को रिस्टोर, प्रोटेक्ट करें, रादर देन सबको एग्रीकल्चर के लिए खाली कन्वर्ट करने की कोशिश ना की जाए। तो इसी कॉन्फ्रेंस से ये बात निकल कर आई थी ताकि गवर्नमेंट वगैरह काफ़ी अब इस पे अलर्ट हो जाए। और वाई शुड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग? क्योंकि हमें गोल्स फुलफिल करना है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के। एग्री फूड सिस्टम नियरली 1/3 जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज कर रहा है, उस सिस्टम को हमें ठीक करना है। फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए भी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर डिक्लाइन होगी तो उससे 3 बिलियन लोगों को असर पड़ेगा। 75% आपका फूड क्रॉप जो है वो पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेंट है, कहाँ से लेकर आओगे? तो उसके लिए ये प्रोसेस सारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हम शॉर्ट पे चलते हैं, चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन। देखो चैंपियन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन में यहाँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? AWBI, ठीक है।
आपको पता है AWBI विल ऑनर द चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन अंदर दो मेजर कैटेगरी, प्राणी मित्र एक जीव दया अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। AWBI का फुल फॉर्म क्या है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, 1962 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ताकि एनिमल वेलफेयर प्रिवेंट हो पाए, क्रुएलिटी एनिमल्स इंडिया में प्रिवेंट हो पाए, इसलिए किया जा रहा है। अब इस इनिशिएटिव में रिकॉग्नाइज करा गया है आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन एनिमल वेलफेयर एंड कंट्रीब्यूशन हो पाए। AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तीन तरह के काम तो करती है। प्रिवेंशन करनी हो कोई क्रुएलिटी की, रुक्मणी देवी जो आपके अरुण थे, इन्होंने तो शुरू किया था, वेल नोन ह्यूमैनिटेरियन जिन्होंने एनिमल प्रोटेक्शन पे बहुत बात करी। अब इसमें 28 मेंबर्स हैं, 6 इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आते हैं, 2 राज्यसभा से, 4 लोकसभा से आते हैं निकल कर, है ना। तो ये यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखना, जो आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है बहुत क्रिशियल रोल निभाता है राइट ऑफ एनिमल्स को सेफगार्ड करने में। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत बड़ी हमारी वेल नोन ह्यूमैनिटेरियन रुक्मणी देवानंदन को बिल्कुल नहीं भूलना प्लीज़, ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। इन्होंने सबसे पहले AWBI की बात करी थी, पहली चेयरपर्सन भी इन्हीं को बनाया गया था। तो ये बोर्ड कॉन्टीन्यूसली पता है क्या करता है, AWBI का काम क्या है, ये हमेशा बहुत ध्यान रखना है कि एनिमल वेलफेयर लॉज को इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसमें 28 मेंबर बैठते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको AWBI का मिलेगा बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ समझते हो कहाँ है? बल्लभगढ़ मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर। ठीक है। तो इसको बनाने का कारण आप जानते ही हो, हम चाहते हैं नॉन वायलेंस रहे, क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स कम करने के लिए। और ध्यान रखना AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्ल्ड की लीडिंग प्रोड्यूसर है एनिमल प्रोडक्ट्स की भी। तो इंडिया को ऐसा इंस्टीट्यूशन इसलिए चाहिए ताकि हमारे एनिमल्स का वेलफेयर भी हो पाए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया जी। चलो जी, मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम F11 बैक्टीरिया को डिस्कस करने जाने वाले हैं। रीसेंट स्टडी हुई, डिस्कवर हुआ F11 बैक्टीरिया जिसका नाम है लेब्रिस पोर्ट्यूकेलेनेसिस। इसने ना डेट डिग्रेड्स एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ परन पॉलीफ्लोरोगाइल सब्सटेंसेस को इसने डिग्रेड करा है। F11 बैक्टीरिया क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है, ज़ैंथोबैक्टीरियन फैमिली से आए हैं। ये बायो ऑगमेंटेशन एड करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। बायो ऑगमेंटेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करना that can biodegrade recalcitrant molecules in a polluted environment। तो बायो ऑगमेंटेशन का मतलब थोड़ा सा हम और ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि बायो ऑगमेंटेशन का मतलब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो, बायो ऑगमेंटेशन का मतलब जैसे देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ना बायो रिमीडिएशन की तरह है। पढ़ा है आपने बायो रिमीडिएशन टेक्निक? मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, थोड़ा सा और ऐड करते हैं। बायो ऑगमेंटेशन में ही बायो रिमीडिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करा जाता है ताकि पोल्यूटेंट जो है ना उसको डिग्रेड करके इन्हांस कर दिया जाए, और उसमें स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, उसको इस्तेमाल किया जाता है टू ए कंटेमिनेटेड एरिया। ठीक है। अब बायो ऑगमेंटेशन पता है करने की कोशिश क्या करता है? वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, कंटेमिनेंट की स्पीड को इम्प्रूव करता है, और सॉइल से वो हटा देता है, मिट्टी से हटा देता है, पानी से हटा देता है, कोई ना कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म से लेकर। ठीक है, ताकि वो स्पेसिफिक पोल्यूटेंट को डिग्रेड कर दे। मैकेनिज्म क्या होता है इसके लिए? नहीं, ये कुछ नेसेसरी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज के साथ ब्रेक डाउन करता है कॉन्टेमिनेंट्स को। एक इन सीटू होता है बायोमेंटेशन, और एक एक्स सीटू होता है। इन सीटू का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू द कंटेमिनेटेड सॉइल में किए गए हैं। इसका बायो ऑगमेंटेशन का एडवांटेज क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? डिसएडवांटेज बायो ऑगमेंटेशन का ये होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कॉन्टेमिनेंट कितने लेवल का है, कौन से टाइप का है, माइक्रोबियल कम्युनिटी कौन सी प्रेजेंट करानी है, इन्वायरमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा। अब बायो ऑगमेंटेशन से फायदे क्या होंगे कि ना जो भी खराब मिट्टी होती है ना उसको ये क्लीन कर देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी में एक शब्द आ रहा है PFAS यानी पॉली फ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस। ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं, ग्रीस को रेजिस्ट करते हैं, ऑयल वाटर हीट को करते हैं। ध्यान रखना PFAS यानी पॉलीफ्लोरोल्काइल सब्सटेंसेस फॉर एवर केमिकल है।
क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रक्टेबल नेचर है। ठीक है, नॉन स्टिक कुकवेयर हुआ, ग्रीस रेजिस्टेंट फूड पैकेजिंग हुई, वाटर प्रूफ फायर फाइटिंग क्लॉथिंग हुई, इन सभी में पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना इस पूरी न्यूज़ के बारे में भी कि रीसेंट स्टडी की गई है, इसमें बायो ऑगमेंटेशन का इस्तेमाल भी किया जाता है। PFAS जो होता है ना, जैसे आपको पता है डिग्रेड करता है, पेपर है या पॉली वाला है, सबको डिग्रेड करता है। किसी भी टॉक्सिक केमिकल जो कि ग्रीस, ऑयल, वाटर एंड हीट को करते हैं, फॉरएवर केमिकल्स होते हैं ये PFAS। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शेलो डेप्थ अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, अर्थक्वेक मेजरिंग 4 इन रिक्टर स्केल शेक्स दिल्ली NCR, आपको पता ही है। बड़ा ही ज़बरदस्त भूकंप था वो, 5:30 5:36 AM पे मुझे याद है गैस आया था, और ऐसा लग रहा था कि बस अब सब टूट टाट जाएगा। मतलब इतनी ज़ोर से बेड हिल रहा था, सब कुछ इतनी ज़ोर से हिला था। क्या कारण थे समझते हैं। देखो, अनलाइक हिमालयन क्वेक्स ना, उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होता है, लेकिन जो ये वाला हमारा दिल्ली वाला आया था, ये इंट्रा प्लेट इवेंट की वजह से आया था, इन सीटू मटेरियल होमोजेनिटी की वजह से आया था। अब इसका मतलब समझते हैं। जो ट्रीमर्स थे ना, बहुत इंटेंस थे, क्योंकि एपिसेंटर का पॉइंट जो फोकस पॉइंट था वो बहुत अबव द फोकस पॉइंट था विद इन दिल्ली। अर्थक्वेक का जो शेलो डेप्थ था वो 5 किलोमीटर से अराउंड था आपका। अब यहाँ पे ना कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है इसने, उसमें समझते हैं। देखो, इंट्राप्लेट इवेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। इंट्राप्लेट इवेंट का मतलब होता है गाइस, इसी शब्द को ले लेते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी का होना। क्या होना? सिस्मिक एक्टिविटी का होना, जो ना टेक्टोनिक प्लेट के इंटीरियर पार्ट में हो रही है एज अपोज टू अलोंग प्लेट बाउंड्रीज। ये इवेंट रिलेटिवली रेयर है कंपेयर टू इंटरप्लेट अर्थक्वेक्स, वेरियस फैक्टर्स के कारण आती है। प्लेट में स्ट्रेस कराना हो, ओल्ड फॉल्ट्स को रीएक्टिवेट करना हो, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। ठीक है ना, जैसे ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, इरोड होना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इंटरप्लेट इवेंट ऐसे होता है, यानी कि ना ये टेक्टोनिक प्लेट के इंटीरियर पार्ट में अक्कर हो रहा है, इन कंट्रास्ट टू एन इंटरप्लेट अर्थक्वेक। ठीक है, तो आपका ये रिलेटिवली रेयर है। तो इंटर एक्टिविटी ना कैसे होती है, यानी ना प्लेट के अंदर ही कुछ एक्टिविटी होना। इंटरप्लेट समझ में आ रहा है? इंट्राप्लेट का मतलब समझ में आ रहा है? इंट्राप्लेट का मतलब है कि प्लेट के अंदर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहे हैं, वोल्केनो कुछ इरप्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? थिकनेस यानी क्रस्ट की जो है उसकी डिफरेंस की वजह से ऐसा देखा जा रहा है। जैसे ना आपने कभी सुना हो, अगर हवाई का या गालापागोस आइलैंड का आपने सुना हो ना, वहां पर इंट्राप्लेट वाले वोल्केनिक इरप्शंस अगर आपने सुने हैं, तो कुछ समझो वैसा सही। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि भारत में नहीं आया, भारत में भी आ चुका है, लेकिन 1970s वगैरह में आया था, बहुत पुराना है। तो इंट्रा प्लेट में पता है क्या होता है, कैसे ये बनता है, ये डिफॉर्मेशन कैसे क्रिएट होती है। फोल्डिंग होगी, ब्रेक होगा, और अर्थ क्रस्ट का फ्लो ऐसा हो जाएगा कि प्लेट्स के वो विद इन जाएगा, मार्जिन पे ना जाके वो प्लेट्स के विद इन जाने लग जाएगा। ऐसे में अर्थक्वेक जो होते हैं वो इंट्रा प्लेट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अक्कर अलोंग फॉल्ट के फार फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट, तो ऐसे में समझ जाना। हालांकि बड़ा, और ध्यान रखना, इंट्राप्लेट इवेंट वाला जो अर्थक्वेक होता है ये कॉमन नहीं है, इसीलिए चिंता का विषय है ये, भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय है ये बहुत टेंशन की बात है। तो अर्थक्वेक ड्यू टू इन सेतु, ये वाला भी समझ लो। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो इन सेतु वाले जो अर्थक्वेक होते हैं उसको भी आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि क्या होते हैं ये। देखो, इन सेतु नाम से क्या समझ में आता है, सबसे पहले वो देखते हैं। और इसमें हेट्रोजेनिटी भी है, वो भी देखेंगे हम कि हेट्रोजेनिटी क्या होती है ना। तो देखो, अर्थक्वेक अगर आपका आ रहा है ना इन सेतु मटेरियल हेट्रोजेनिटी की वजह से, तो आप समझो जियोलॉजिकल जो फीचर्स है ना वो बहुत वेरिएशन में है, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक देखने को मिलता है। रादर देन बिंग हम सिर्फ ये कहें कि प्लेट टेक्टोनिक ही वजह थी दिल्ली में अर्थक्वेक की, तो ऐसा नहीं था। कई और जियोलॉजिकल फीचर्स भी थे। इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी का मतलब ही यही है कि सिस्मिक एक्टिविटी हुई तो है, लेकिन वेरिएशन की वजह से हुई, अर्थ क्रस्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी की वेरिएशन की वजह से हुई। यानी कि रॉक टाइप में डिफरेंस है, फ्लूइड के प्रेजेंस कितना फ्लूइड था उसमें डिफरेंस है, स्ट्रेस कितना पड़ा वो हुआ है। लार्ज स्केल प्लेट मूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन बहुत कुछ अलग हुआ है, क्योंकि जो रिसेंट 4.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दिल्ली में था वो बहुत स्ट्रांगली फील करा गया है, डिस्पाइट इट शेलो डेप्थ होने की वजह से भी बहुत स्ट्रांगली फील करा गया है। समझ रहे हो आप?
तो सॉफ्ट एल्यूवियल सॉइल इन दिल्ली कैन फर्दर, इससे आपको आप समझ लो कि एक कारण ये भी हो सकता है, जो सॉफ्ट एल्यूवियल सॉइल है ना दिल्ली की मिट्टी, वो भी ट्रिमर्स को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब हेट्रोजेनिटी का तो मतलब ही मतलब ये है कि आपका रॉक टाइप वेरिएशन है, स्ट्रेस का बहुत ज्यादा अलग सा कॉन्सेंट्रेशन है, ये सारे के सारे जो है वो चांसेस ऑफ अर्थक्वेक्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे डेफिनेशन समझाई हुई है इसमें कि सिस्मिक एक्टिविटी है कॉज बाय इनहेरेंट वेरिएबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल वेरिएबिलिटी के चेंज की वजह से आ रहा है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है, इन सितु हेटेरोजेनिटी का मतलब ही यही है फॉल्ट जोन में स्ट्रेस पड़ेगा जिससे अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। और दिल्ली को सिस्मिक जोन 4th में रखा गया है सिस्मिक जोनिंग मैप के अंदर, सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री। तो वाई इज दिल्ली अर्थक्वेक प्रोन क्यों हो गए हैं? क्योंकि इंडिया की यूरेशियन प्लेट जो है वो कोलाइड कर रही है इंडियन यूरेशियन प्लेट, और दिल्ली इसके बिल्कुल नजदीक पड़ता है। दिल्ली हरिद्वार का रिज भी पास है, फॉल्ट सिस्टम वहां भी आएगा, अरावली भी आसपास उसका फॉल्ट सिस्टम बीच में पड़ता है। इनकी वजह से भी दिल्ली में अर्थक्वेक प्रोन हो गए हैं। और इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया दिल्ली एनसीआर की जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट है, उससे भी सिस्मिक वेव्स और क्रिएट होती हैं। और शैलो अर्थक्वेक आया हमने बोला, तो शैलो अर्थक्वेक का मतलब होता है सडन और रैपिड शेकिंग होगी ग्राउंड की, बहुत तेज। तो शैलो अर्थक्वेक जो होता है वो ज्यादातर 0 से 70 किलोमीटर का होता है अर्थ के क्रस्ट पे, और इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स वो 70 से 300 किलोमीटर के होते हैं, डीप अर्थक्वेक्स 300 से 700 किलोमीटर से होते हैं। शैलो अर्थक्वेक्स से टेंड टू कॉज मोर डैमेज, ध्यान रखना प्रॉक्सिमिटी इसकी सरफेस के साथ ज्यादा होती है, इसलिए शैलो वाले बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इसीलिए इस बार का बहुत दहलाने वाला अर्थक्वेक था दिल्ली का। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम बात करेंगे शिफ्ट इन अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ में शिफ्ट आ रहा है। हमने पढ़ा है ना मैग्नेटिक पोल्स वगैरह, इसका ये जो शिफ्ट है उसको समझते हैं। अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है शिफ्टिंग टुवर्ड्स साइबेरिया की तरफ जा रहा है, और ये पता लगाया वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल वालों ने। एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि ना बताते रहते हैं, कोर लार्ज स्केल मॉडल पे न्यू वर्जन इन्होंने हर 5 साल में निकालते हैं। ये प्रोड्यूस करने वाली एजेंसी ये वाली यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल जियो स्पेशल एजेंसी या यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस ज्योग्राफिक सेंटर वालों ने करा है। अब ये शिफ्ट जो है कैसे आया है, देखो मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब हम सभी जानते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से नॉर्थ की तरफ पड़ेगी उसको हम कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन नॉर्थ। जोग्राफिक नॉर्थ का मतलब है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड नॉर्थ की तरफ कन्वर्ज हो जाए तो उसको जोग्राफिक नॉर्थ कहते हैं। ये रोटेट होती रहती है जोग्राफिक नॉर्थ से साउथ पोल चलता रहता है। अब क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल सबसे पहले 1831 में एक्सप्लोरर थे जेम्स क्रैक रॉस, उन्होंने डिस्कवर किया था, ग्रेजुअली शिफ्ट होता चला गया। ओवर पास्ट सेंचुरी जो इसकी मूवमेंट थी फ्रॉम कनाडा टुवर्ड्स साइबेरिया और बढ़ती गई और बढ़ती गई। पोजीशन की बात करें इसकी तो नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेटिक जो है यहाँ पर वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से। मैग्नेटिक डिसलिनेशन का मतलब क्या होता है, वो एंगल जो मैग्नेटिक नॉर्थ और जोग्राफिक नॉर्थ के बीच में आता है। समटाइम्स मैग्नेटिक पोल्स आर अंडरगो पोल रिवर्सल यानी स्वैपिंग ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो अकॉर्डिंग टू पैलियो मैग्नेटिक रिकॉर्ड जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है हैव रिवर्स 183 टाइम्स रिवर्स हुआ है। और इसका असर क्या होगा नेविगेशन सिस्टम पे, इम्पैक्ट पड़ेगा माइग्रेटरी स्पीशीज पे, रिस्क पड़ेगा सोलर स्टॉर्म्स वगैरह आने का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो ये सब देखने को मिल सकता है। अब ड्राफ्ट रूल्स आए हैं वन नेशन वन टाइम के बारे में, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लेकर आया है सभी सेक्टर्स इन इंडिया के लिए। और इसमें क्या करा गया है जी, मैंडेटरी टाइम फैक्टर होगा, वुड बी आईएसटी ओनली, कॉमर्स ट्रांसपोर्ट कुछ भी करना है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना है, टाइम रेफरेंस लगेगा। कोई भी व्यक्ति कोई वैसा कोई लॉ डायरेक्शन परमिट नहीं कर सकता, और टाइम सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू चलना है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की यहाँ बात बेसिकली करी गई है। लॉन्गिट्यूड का मतलब आप जानते ही हो, एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। वो ग्रीनविच से होते हुए निकलता है, प्राइम मेरिडियन से होते हुए निकलता है, हर ये 360 डिग्री पे जाकर इसको कंप्लीट करता है 24 घंटे के अंदर। और स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, वो आपका वही है कंट्री जो लॉन्गिट्यूड डिविजिबल 730 डिग्री 30 वाला सेकेंड वाला करती हैं, तो वो स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज करती हैं। अब ये ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी जो आईएसटी रूल्स हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो चाहे ऑथराइज डिविएशन हो, सब जगह पे यूज किया जाएगा। और नए ड्राफ्ट रूल्स को बनाने का यही फायदा है ताकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और ज़्यादा सिक्योर
और ज़्यादा सिंक्रोनाइज वे में बना सकें। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो आप जानते ही हो, हमारा स्टैंडर्ड टाइम हमारा 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट से हम चल के निकलते हैं। और हमारा जो 5 घंटे 30 मिनट है, आपको पता ही है, ये सब हम फ़ोन पे भी अपना ऐसे ही सेट करते हैं। सेवरल टी गार्डन्स है हमारे असम में, चाय बागान वगैरह हैं, वहाँ पर 1 घंटे हमारा अहेड होता है टाइम। जैसे यहाँ पर अगर मान लो दिल्ली में 8 बजे हैं, तो वहाँ पर अभी 7 ही बज रहे होंगे, सॉरी 9 बज रहे होंगे। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश टी कंपनीज, ताकि वो डे लाइट वर्क आवर्स और प्रोडक्टिविटी को पता लगाया जा सके। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रूल्स बनाए हैं, ड्राफ्ट करे गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। ये सभी सेक्टर्स भारत के वो स्टैंडर्डाइज मैंडेट यूज करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ही। ठीक है जी, चलो जी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटो वोल्केनो के बारे में। रेयर इवेंट है, मैसिव मीथेन प्लूम्स इमिट हुआ है, वोल्केनो निकला है माउंट फेंटेले इथियोपिया के अंदर। और पहले 1820 में निकला था, फिर निकला है स्ट्रेटो वोल्केनो। ध्यान रखना, बहुत बड़े, बहुत स्टीप वोल्केनो होते हैं, और ऑल्टरनेटिव लेयर से इसमें लावा वोल्केनिक ऐश निकलता है। बहुत ही गंदा एक्सप्लोजन होता है, यानी आप समझ लो। माउंट फूजी है, माउंट वेरी, सारे एग्जाम्पल ध्यान रखना, इन सभी एग्जाम्पल को आपको कोट करना होगा। तो ऐसा माउंट फेंटेल इथियोपिया में निकल कर आया है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिथेन इससे पाए गए हैं, सुपर एमिटर साइट्स निकल कर आई हैं। और ध्यान रखो, मिथेन एक इंपॉर्टेंट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, 80 टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका करने का है। जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 20 ईयर पीरियड करता है ना, तो मिथेन भी बहुत खराब है, बहुत ही पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, जो 80% ग्लोबल, 80 टाइम्स ग्लोबल पोटेंशियल को बढ़ा देगी, वार्म कर देगी ग्लोबली। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है माउंट डुकोनो के बारे में, वोल्केनिक अच्छा। अगेन ये रिश्तम है, ये कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। इसकी हाइट ध्यान रखना, ये कहाँ आइलैंड में हुआ है, और इससे जुड़े हुए कुछ इंडोनेशिया में कौन कौन से वोल्केनो आए हैं, उसके नाम जरूर ध्यान में हमने रखने हैं, चाहे वो माउंट मेरेपी हो, चाहे माउंट रोहन हो, चाहे माउंट लेवोटो। ठीक है, मूव टू द लास्ट। आपका आज का शॉट है कैस्पियन सी के बारे में। देखिए जी, कैस्पियन सी कहाँ है? सारे आपके सेंट्रल एशिया, रशिया के साथ कनेक्टेड है। हम कैस्पियन सी का जब भी देखते हैं, तो हमने देखा है इसका हम बर्गर टी करके, है ना, बनाते हैं हमेशा। तो राइट, तो इससे जुड़ा आप निमोनिक मुझे बताओ। वैसे तो मैंने आपको बता भी रखा है। कैस्पियन सी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन्वायरमेंटल ना, जो आपके एक्टिविस्ट है, वो बहुत इस समय परेशान है कैस्पियन सी को लेकर। क्यों परेशान है समझते हैं। यहाँ पे ना रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है गाइस। क्या हो रहा है यहाँ पर? रैपिडली यहाँ पर देखा जा रहा है एक डिक्लाइन। किस चीज़ का डिक्लाइन देखा जा रहा है? कैस्पियन सी में डिक्लाइन देखा ही जा रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ पे ना तारीख था, नॉट बर्गर, तारीख करके यहाँ पर। टी स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान, इज आई इज फॉर अजरबैजान, रशिया एंड योर दिस ईरान एंड कजाकिस्तान। ठीक है, तो तारीख इज अ निमोनिक फॉर कैस्पियन सी की कंट्रीज को ध्यान में रखना, बॉर्डर एरिया, बॉर्डर करते हैं। कैस्पियन सी में ना वाटर लेवल गिर रहा है, मतलब आप समझो इसकी वजह से 31,000 स्क्वायर किलोमीटर, इट हैज ऑलरेडी लॉस 31,000 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस पानी का हो चुका है। अब कैस्पियन सी इनक्लोज वाटर बॉडी है वर्ल्ड की, 5 कंट्रीज द्वारा ये ऑलरेडी बॉर्डर कर रही है। मैंने आपको तारीख इसका वो भी दे दिया। कजाकिस्तान का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इसका, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इन सभी कंट्रीज में कजाकिस्तान है इसका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ऑयल रिजर्व्स भी यहाँ पर है। रीजन क्या है, डिक्लाइन क्यों हो रहा है यहाँ वाटर लेवल? क्लाइमेट का क्राइसिस बहुत ज्यादा है, अर्बन यूज बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव फॉर एग्रीकल्चर, पोल्यूशन निकल के आ रहा है न्यूक्लियर वेस्ट से, इंडस्ट्री से, पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो डिक्लाइनिंग वाटर लेवल की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट क्राइसिस देखने को मिल रहा है। एक्सेसिव वाटर यूज होने की वजह से एग्रीकल्चर में, न्यूक्लियर वेस्ट का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। इन सभी कारणों से कैस्पियन सी एक बहुत बड़ा अभी टेंशन का एक रीज़न बना हुआ है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल हम सोशल इश्यूज के साथ मिलेंगे विद एमसीक्यू एंड ऑल। तो आज हम कल मिलते हैं। चलो, हैव अ नाइस डे टू ऑल।